हेलो, अजय महातो दिस साइड। और आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 5th, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सबसे पहले मैं कुछ टर्म्स डिस्कस कर लूँ, दैट इज़ इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक, हेरिडिटी का क्या मतलब है? जेनेटिकली कंट्रोल्ड कैरेक्टर्स का वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाना, इसे बोलते हो आप हेरिडिटी। ठीक, एंड द प्रोसेस बाय विच दीज कैरेक्टर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक, अब क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एग्जैक्टली वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स अपीयर नहीं होंगे जैसा कि पेरेंट्स में आपको दिखते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, इसका मतलब वेरिएशन। तो यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हैं। व्हाट इज़ हेरिडिटी? ट्रैवलिंग ऑफ these genetically controlled characters from one generation to another generation, that is heredity, and the process is inheritance and the change is occurring variation. तो फिर ये जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स का मतलब है, आप सिंपल शब्दों में बोल सकते हो, स्टडी ऑफ जीन्स। फिर ये जीन्स क्या है? जीन्स आर नथिंग बट दीज फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब मैंने बोला कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जेनेटिकली कंट्रोल कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लेकिन कुछ तो होगा जो इन्फॉर्मेशन कंटेन करे, कुछ तो होगा जो इस जेनेटिकली कंट्रोल्ड कैरेक्टर्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स या पेरेंट्स टू सिबलिंग्स पहुंचा रहा है, मतलब फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज़ जीन। और मेंडल के शब्दों में कहें तो फैक्टर। जीन्स सब किसने, जीन्स वर्ड किसने कॉइन किया था? इट वाज बेटसन, सॉरी जोहानसन। एंड जेनेटिक्स वर्ड कॉइन्ड बाय बेटसन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज अलील्स। अलील्स गो इन पेयर टू फॉर्म अ जीन, दैट्स ऑल। और ये ऑर्गेनिजम्स इसी बेसिस पर आपको दो तरह से डिवाइड होते हुए नज़र आएंगे, दैट इज़ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस का क्या मतलब है? अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिसमें एक कैरेक्टर शो हो रहा हो, एक कैरेक्टर शो हो रहा हो, एक ट्रेट शो हो रहा हो, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ अलील्स वहाँ पर सिमिलर है। यानी कि फॉर एग्जांपल कैपिटल टी मुझे किस तरह का फिनोटिपिक कैरेक्टर शो करता है? टॉल। और यहाँ पर दोनों ही कैपिटल टी हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही कैपिटल टी हैं। इसका मतलब दोनों ही कैपिटल टी का क्या मतलब है कि पेयर ऑफ एलील्स आर सिमिलर। ठीक है, वहीं अगर मैं देखूँ रेसेसिव कैरेक्टर स्मॉल टी, इट इज़ शोइंग विच काइंड ऑफ फिनोटिपिक फीचर? दैट इज़ ड्वार्फ नेचर ऑफ प्लांट। चाहे टॉल प्लांट हो या ड्वार्फ प्लांट हो, इस केस में बोथ आर होमोजाइगस बिकॉज ऑर्गेनिज्म इन विच पेयर ऑफ एलील्स आर सिमिलर, वी कॉल इट और होमोजाइगस। वहीं अगर मैं देखूँ हेटेरोजाइगस में, तो वहाँ पर एक है कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी, एंड ये भी फिनोटिपिक कैरेक्टर जो शो कर रहा है दैट इज़ टॉल। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म इन विच पेयर ऑफ एलील आर डिसिमिलर, व्हाट वी कॉल इट हेटेरोजाइगस। एंड ऑर्गेनिज्म इन विच पेयर ऑफ एलील्स आर सिमिलर, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है, तो उसे मैं क्या बोल देता हूँ? होमोजाइगस। अब यहाँ पर मेरे माइंड में एक सवाल आता है कि भाई यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ब्लेंड कर जाना चाहिए था, राइट? तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये टॉल कैरेक्टर शो कर रहा है इन स्पाइट ऑफ हैविंग हेटेरोजाइगस, ये ड्वार्फ क्यों नहीं शो कर रहा है? ठीक है, दैट वो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे जब हम पढ़ेंगे डोमिनेंट और रेसेसिव। ठीक है, अभी इसको रोकते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि फिनोटिपिक क्या बोल रहे हो भैया? ये फिनोटिपिक का मतलब होता है किस तरह का फिजिकल अपीयरेंस मुझे नज़र आ रहा है सामने। ठीक है, जैसे ही मैं किसी भी प्लांट को, पी प्लांट या कुछ भी, किसी भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सामने देखता हूँ, मुझे क्या उसका जेनेटिक मॉर्फोलॉजी नज़र आता है? नहीं, मुझे उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, फिज़िकल फीचर नज़र आता है, फिज़िकल अपीयरेंस नज़र आता है, एंड दैट इज़ फिनोटिपिक। जैसे कि टॉल है, ड्वार्फ है, कलर येलो है, वाइट है, ठीक है, एंड ऑल। नेक्स्ट, जीनोटाइप का मतलब है जेनेटिक मेकअप। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, कोई प्लांट टॉल है, ठीक है, तो वो टॉल कैसा है? होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है? होमोजाइगस अगर टॉल है मतलब दोनों ही उसके पास कैपिटल टी है। हेटेरोजाइगस टॉल है मतलब एक कैपिटल टी है, जैसा आप यहाँ पर हेटेरोजाइगस में देखते हो, और एक स्मॉल टी है। ठीक है, तो ये जेनेटिक मेकअप है। ठीक है, नेक्स्ट,
अब क्योंकि हमने बोल दिया कि भाई मेंडल इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो बहुत बड़ी बात है, जेनेटिक्स इज़ द वास्ट फील्ड जिसको आज भी हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं पूरा अच्छे तरीके से, तो कुछ तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया ही होगा उन्होंने, ठीक है। दैट वाज हिज फेमस एक्सपेरिमेंट विद पी प्लांट, दैट इज़ पाइजम सैटिवम। उन्होंने कुल ज़्यादा नहीं 7 कैरेक्टर्स पर डिस्कस किया था, 7 कैरेक्टर्स बस। किसके 7 कैरेक्टर्स? पी प्लांट के, और वो हैं ये: सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, स्टेम हाइट, पोड शेप और पोड कलर। अब समझते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब क्या है यहाँ पर। जैसा कि मैंने हेट्रोजाइगस वाले कंडीशन में बताया कि दोनों तरह के अलील्स प्रेजेंट थे। कैपिटल टी विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉल फिनोटिपिक नेचर, एंड स्मॉल टी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस। लेकिन मुझे इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्मॉल टी जो फिनोटिपिक कैरेक्टर सामने आता है दैट इज़ टॉल। इसका मतलब टॉल ने अपना डोमिनेंस शो कर दिया है, यानी कि टॉल अपना कैरेक्टर शो कर पा रहा है, ठीक है। वहीं स्मॉल टी इज़ रेसेसिव, ड्वार्फ जो है वो रेसेसिव है, ठीक है, क्योंकि वो छुप गया है, ठीक है। इसी तरह से 6 यूनिट्स का उन्होंने पूरा यहाँ पर डिटेल्स बता दिए हैं गार्डन पी के बारे में, पाइजम सैटिवम के बारे में, कि अगर कोई सीड शेप की बात करूँ मैं, तो सीड शेप अगर राउंड है मतलब डोमिनेंट, रिंकल्ड रेसेसिव, सीड कलर येलो डोमिनेंट, ग्रीन रेसेसिव, फ्लावर पोजीशन एक्सियल डोमिनेंट, टर्मिनल रेसेसिव, फ्लावर पोजीशन पर्पल डोमिनेंट, रेड भी डोमिनेंट और वाइट रेसेसिव, स्टेम हाइट टॉल डोमिनेंट, ड्वार्फ रेसेसिव, पोड शेप इन्फ्लेटेड डोमिनेंट एंड कंस्ट्रिक्टेड रेसेसिव, पोड कलर ग्रीन डोमिनेंट और येलो रेसेसिव। अब ये अलग अलग क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, ठीक है। जीन्स एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम के साइट पर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स की साइट पर प्रेजेंट होते हैं, और जिन साइट्स पर प्रेजेंट होते हैं ये जीन्स उन्हें बोला जाता है लोकस, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? लोकस। जैसे आप देखते हो सीड शेप के लिए कौन से क्रोमोसोम पर जीन लोकेटेड है? 7, सीड कलर 1, फ्लावर पोजीशन 4, फ्लावर कलर 1, स्टेम हाइट 4, पोड शेप 4 एंड पोड कलर 5। अब सवाल मेरे माइंड में ये है कि पी प्लांट ही क्यों? दुनिया में इतने सारे प्लांट हैं, उनको छोड़कर पी प्लांट लेने का रीज़न क्या रहा? तो वाई मेंडल टुक पी प्लांट? क्योंकि पी प्लांट सबसे पहली बात तो सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल था। सेकंड थिंग, लाइफ स्पैन बहुत छोटा है इसका। थर्ड, कल्टीवेट करना बहुत इजी था। एंड फोर्थ थिंग, इसमें कई कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जैसे हमने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स अभी देख ही लिए हैं, है ना। तो ये 4 कुछ मेन रीज़न थे जिसकी वजह से मेंडल टुक द पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। और यहीं से, इसी पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट से जेनेटिक्स की शुरुआत होती है, ठीक, ओके। लेकिन इन स्पाइट ऑफ डूइंग सच अ ग्रेट वर्क, ही डिडंट रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज वर्क, ठीक है। उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला उनको, ठीक है। रिकॉग्निशन मिला लेकिन आफ्टर डेथ, जब ह्यूगो डी वेरीज, कॉरेंस और टसरमार्क, ये 3 साइंटिस्ट ने दोबारा स्टडी किया उनके काम को, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि ये तो बहुत ही अव्वल दर्जे का काम है, ठीक है। इसको तो पहचान मिलनी चाहिए, रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। लेकिन माइंड में सवाल ये आता है कि उस समय ऐसा क्या रहा कि जिसकी वजह से उन्हें रिकॉग्निशन नहीं मिला। देखो, आज की डेट में सोशल मीडिया है, अगर छोटी सी भी कोई भी कुछ भी पेटेंट कराना हो या कुछ भी आप देखते हो, कोई भी डिस्कवरी हो, तो फटाफट सभी को पता चल जाए। लेकिन उस समय पर इतना पब्लिशिंग का था नहीं, ठीक है। उस समय पर चीज़ें इतनी जल्दी पब्लिश होती नहीं थी, और पब्लिश कर भी दिया आपने, ठीक है, तो बहुत मुश्किल था कि लोगों तक ये बात पहुंच सके, ठीक है। कनेक्टिविटी बहुत कम थी। नेक्स्ट, ये एक रीज़न था। दूसरा, बायोलॉजिस्ट ने बोला, रिजेक्ट करते हुए, कि भाई ये बताओ कि बायोलॉजी में आप मैथ्स कहाँ से घुसा रहे हो, ठीक, ये तो बायोलॉजी है, यहाँ पर मैथ्स का क्या काम है? तो ये बोलते हुए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तीसरी बात, उन्होंने, मेंडल ने बोला कि फैक्टर्स एक डिस्क्रीट यूनिट्स हैं, ठीक है, ये ब्लेंड नहीं कर सकते हैं। मतलब टॉल और ड्वार्फ का अगर अलील है, ठीक है, तो टॉल नेचर आएगा, कोई ऐसा ब्लेंड नहीं करेगा, जीन्स कांट ब्लेंड। लेकिन वहीं हम आगे देखते हैं
तो ये डीमेरिट सामने आता है, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ठीक है। आगे पढ़ते अब लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, ये सारे जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो हम देखते हैं भाई यहाँ तो डिस्क्रीट यूनिट्स की तरह नहीं दिख रहा है भाई, ब्लेंड भी कर रहे हैं। देखो मेंडल ने सोचा कि जब मैं टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस करवाऊंगा तो मुझे एज रिजल्ट क्या मिलेगा। उन्होंने सोचा कि भाई मुझे एज रिजल्ट एक मिड कैरेक्टर ऑफ प्लांट मिलेगा, ठीक है। लेकिन हुआ ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मेंडल ने क्या किया, एक टॉल प्लांट लिया, ठीक है, और एक ड्वार्फ प्लांट लिया, और ध्यान रखना ये दोनों ही क्या है, होमोजाइगस, होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ, ठीक है। होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ लिया उन्होंने, और एज रिजल्ट दोनों को क्रॉस करवाया। जब दोनों को क्रॉस करवाते हैं तो एज एक्सपेक्टेड उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया था, एक ड्वार्फ प्लांट लिया था, और एक्सपेक्ट कर रहे थे एक मतलब मिड हाइट वाला कोई प्लांट आएगा। लेकिन सारे के सारे प्लांट जितने भी आते हैं वो सब क्या आते हैं, सब आते हैं टॉल। तो ये शॉक कर देने वाला था मेंडल के लिए। तो उन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना मैं इनको सेल्फ पॉलिनेशन करवा लूँ। तो उन्होंने इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, मतलब ये जितने भी टॉल प्लांट्स आए थे F1 जनरेशन के, इनको इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, खुद ही से क्रॉस करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब ये इसी से क्रॉस करवाते हैं तब वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं भाई 3 प्लांट क्या आ रहे हैं यहाँ पर, टॉल आ रहे हैं, ठीक है। 3 प्लांट यहाँ पर क्या आ रहे हैं, टॉल आ रहे हैं, ठीक है, और 3 प्लांट यहाँ पर टॉल आ रहे हैं, और एक प्लांट क्या आ रहा है यहाँ पर, ड्वार्फ आ रहा है, ठीक है। 3 टॉल और एक ड्वार्फ। अब 3 टॉल का तो उन्हें समझ आ गया कि भाई ये 3 टॉल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि टॉल प्लांट को क्रॉस किया था। ड्वार्फ का रीज़न समझ नहीं आया, ठीक, ड्वार्फ का रीज़न समझ ही नहीं आया कि ड्वार्फ प्लांट कहाँ से आया। तब उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और बोला कि भाई ऐसा है कि ये फैक्टर्स ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये ड्वार्फ वाला, होमोजाइगस ड्वार्फ वाला इधर ट्रेवल कर गया है, समझ रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट फिनोटिपिक रेशियो जब हम निकालते हैं तो देखो फिनोटाइप क्या बोला था मैंने, जो हमें सामने दिख रहा है, ठीक। फिनोटाइप का क्या मतलब है, जो सामने दिख रहा है, ठीक है। सामने क्या दिख रहा है यहाँ पर, सामने ये दिख रहा है भाई 3 टॉल हैं और एक ड्वार्फ है, 3 टॉल है और एक ड्वार्फ है, 3:1 का रेशियो आ जाता है, दैट इज़ फिनोटिपिक रेशियो। जब मैं जीनोटिपिक रेशियो निकालता हूँ तो मुझे 3 अलग अलग तरह के जीनोटाइप्स दिखते हैं, दैट इज़ कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी। तो जीनोटिपिक रेशियो आता है मेरा 1:2:1। और यहाँ पर भी आप देखो अगर, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी तो है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ हैविंग कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, जो फिनोटिपिक कैरेक्टर आया है वो क्या है, टॉल आया है। फिनोटिपिक ट्रेट कैसा आया है, टॉल आया है। और यहीं से मुझे समझ में आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, और यहीं से मेंडल का फर्स्ट लॉ निकल कर आता है, एंड दैट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है कि इन हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल अगर इसे देखो आप, तो हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म में ओनली 1 of 2 अलील विल एक्सप्रेस इटसेल्फ। 2 अलील में से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा होगा जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जिसे आप डोमिनेंट बोलोगे। जैसे यहाँ पर टॉल ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, तो मैं टॉल को क्या बोलता हूँ, डोमिनेंट। वहीं दूसरा वाला हिडन रहेगा, जिसे आप क्या बोलोगे, रिसेसिव। फॉर एग्जांपल ये कैपिटल टी इज़ डोमिनेंट, स्मॉल टी इज़ रेसेसिव। यहाँ पर एक छोटा सा रूल आप लोग याद रखें कि हमेशा जो डोमिनेंट वाला है उसको आगे लिखा जाता है विद कैपिटल लेटर, एंड रेसेसिव को बाद में लिखा जाता है विद स्मॉल लेटर, ठीक है। नेक्स्ट एक और लॉ यहाँ पर समझते हैं हम, दैट इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि फैक्टर्स हो या अलील्स हो, ये सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। इस तरह से सेपरेट होते हैं कि एक गैमीट के पास सिर्फ और सिर्फ 2 में से एक ही फैक्टर आता है। यानी कि यहाँ पर कितने गैमीट्स बन रहे हैं,
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखूँ तो 2 गैमीट्स बन रहे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। एक गैमीट के पास चला गया है यहाँ पर स्मॉल टी, और एक गैमीट के पास चला गया है कैपिटल टी। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों के पास कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों चले जाएं। तो यही है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, दैट इज़ यूनिवर्सल लॉ, जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। वहीं अगर मैं देखूँ यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस की, तो इट इज़ नॉट यूनिवर्सल लॉ, यहाँ आगे आपको इसके एक्सेप्शन नज़र आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इट स्टेट्स दैट द फैक्टर्स और अलील्स ऑफ अ पेयर segregate मतलब separate from each other during gamete formation, in which that gamete receives only one of the two factors। gamete के पास दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 लॉज समझ लिए हैं विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आज के लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज़ हेरिडिटी। हेरिडिटी इज़ नथिंग बट द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल्ड कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, एंड चेंजेस अकरिंग इज नोन एज वेरिएशन। ठीक है, मैंडल इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जीन्स और फैक्टर्स, दीज आर फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अलील्स बनाते हैं पेयर करके इन जीन्स को। बेटसन ने नाम दिया था जेनेटिक्स, जोहानसन ने जीन। होमोजाइगस अगर अलील सिमिलर हो किसी भी ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, हेटेरोजाइगस अगर अलील्स अलग अलग हों। फिनोटाइप फिजिकल फीचर, जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप। मेंडल ने पाइजम सेटिवम लिया जिसके 7 ट्रेड्स को स्टडी किया, सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, स्टेम हाइट, पोड शेप एंड पोड कलर। पी प्लांट लेने के पीछे ये 4 रीज़न थे, उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला। क्यों? ये 3 रीज़न, उनका वर्क पब्लिश नहीं हो पाया, बायोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, और फैक्टर्स को उन्होंने बताया कि एक डिस्क्रीट एंटिटी। लॉज ऑफ मेंडल की जब हम बात करते हैं तो 2 लॉज आज हमने पढ़े। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो लॉज हैं, जब आपसे कोई पूछे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ लॉ और लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट लॉ नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए आज की क्लास में ये 2 लॉज कवर किए हैं, नेक्स्ट हम लोग बाद में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मतलब। ठीक है, और ये फॉर्मूले भी करने हैं हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नीट के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने आज डिस्कस किया, और फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो निकालना बताया। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि भाई जब हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म होगा और 2 अलील्स होंगे तो उनमें से एक अपना कैरेक्टर शो करेगा, दैट इज़ डोमिनेंट, और एक नहीं कर पाएगा, दैट इज़ रेसेसिव। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है लास्ट में? ये कहता है कि एक गैमीट के पास जब 2 अलग अलग तरह के एलील्स प्रेजेंट हैं तो एक गैमीट के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर आएगा, उन दोनों में से दोनों नहीं आ सकते। दैट इज़ यूनिवर्सल लॉ, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। और इस तरह से कथा समाप्त। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। राधे राधे।